Hello class, today we will do chapter 3 Natural Vegetation and Wildlife. So in this chapter we are going to learn about forests, grasslands, deserts and tundra vegetation. Natural vegetation of India, हम कैसे अपने natural vegetation को conserve बचा के रख सकते हैं. Distribution of wildlife of India and conservation of wildlife. So let's start with the chapter. It is on page number 145 of your social book. When we talk about natural vegetation, it includes all plants that grow under the care of nature without any human interference. तो जब हम natural vegetation की बात करते हैं तो ये वो सारे पेड़ पौधे हैं जो बिना human beings के interference के उगते हैं और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अपने आप, यानी कि ना ह्यूमंस उन्हें प्लांट करते हैं ना ही उन्हें डैमेज करते हैं, अपने आप जो वो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं. However, the original natural vegetation of the world has been modified by human beings. Today, natural vegetation includes all plants, natural and modified. पर अगर हम आज की बात करें नेचुरल वेजिटेशन में की तो ह्यूमन बीइंग्स ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है और आज नेचुरल वेजिटेशन में आपके वो प्लांट्स भी आते हैं जो अपने आप उग गए, जिनकी केयर खुद नेचर कर रही है. इसके अलावा मॉडिफाइड भी हो गए, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स ने अपने तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं. तो आज अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन की तो दोनों ही तरीके से चीज़ें इसमें आती हैं, एक जो नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड. When we talk about wildlife, it refers to all the animals, birds and other organisms which live in their natural habitat. और जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो हम उन जानवर, बर्ड्स और उन सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो इन जंगलों में और इन नेचुरल वेजिटेशन में रहते हैं. Natural vegetation and wildlife are found in the narrow zone where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and interact. And this zone is called the biosphere. तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ यानी कि आपके सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं और इसके अलावा जितना भी आपके जानवर हैं वो आपको मिलते हैं बायोस्फीयर में. और बायोस्फीयर वो एरिया है, वो जोन है जहाँ पर आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं. All organisms, whether they belong to the plant or animal kingdom, interact with each other and are interdependent on each other for their survival. This interaction between the organisms and their physical environment is called the ecosystem. अब ecosystem क्या होता है कि देखो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, इवन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स ही क्यों ना हो, हम सब एक दूसरे पर डिपेंड है अपने जीवन के लिए. यानी कि जैसे प्लांट्स हम पर डिपेंड है कि हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराएं, है ना, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम उन्हें प्लांट करें तो वो हम पर डिपेंड हो गए. इसी तरीके से हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं कि वो हमें ऑक्सीजन देंगे तब हम सांस ले पाएंगे. इसके अलावा जानवर, भाई अगर कोई कार्निवोरस जानवर है तो भी वो प्लांट पर इनडायरेक्टली डिपेंड है क्योंकि वो डियर खाएगा और डियर क्या खाएगा, प्लांट खाएगा. तो प्लांट को डियर खाएगा और डियर को लॉयन खाएगा, तो हो गए ना सब एक दूसरे पर डिपेंड. तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. Both natural vegetation and wildlife are crucial for our existence. For example, plants produce oxygen, protect the soil and provide us with shelter, timber, fruits, vegetables, latex, paper and so many other essential things. तो देखो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सब पर हम डिपेंड करते हैं. तो हम अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है, हम दोनों पर ही डिपेंड है. जिस तरीके से प्लांट हमें ऑक्सीजन देती है ना, उसके अलावा हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखती है, हमें घर प्रोवाइड कराती है, लकड़ी देते हैं प्लांट्स, हमें फ्रूट प्रोवाइड कराते हैं, वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराते हैं. ऑन द अदर हैंड एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड एंड वूल. Insects like bees provide honey and act as agents of pollination. दूसरी तरफ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो देखो एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है. Birds like vultures feed on dead livestock and thus play the role of decomposers and help in keeping the environment clean. हम कितना भी बोलें कि अरे ये vultures जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध कितना गंदा खाना खाते हैं, ये मरी हुई बॉडीज़ को खाते हैं, है ना, उस इवन सड़ी हुई बॉडीज़ तक को वल्चर्स खाते हैं. तो हम कहते हैं कितने गंदे होते हैं, पर एक्चुअली ये गंदे नहीं हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को नेचुरली साफ़ करते हैं.
सोच के देखो भाई, अगर एक शेर ने शिकार किया, उसने जो उसका मीट था, मांस था उस जानवर का, वो छोड़ दिया, पूरा नहीं खा पाया वो, अब वो सड़ जाएगा, खराब होगा, बदबू आएगी, गंदगी फैलेगी। इसके लिए ऐसे एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं जो उस बचे हुए को खा लें। भाई बचे हुए को खाने का मतलब हो जाएगा वहाँ की साफ सफाई, तो हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। सो नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. This is because sunlight, rainfall and soil, which are essential for the growth of plants, vary from one region to another. तो देखो, जो पेड़ पौधे हैं, घास है, वो भी अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट अलग है, वहाँ पर रेनफॉल अलग है। अब आप बोलोगे मैम सनलाइट कैसे अलग है? तो देखो, सनलाइट इस तरीके से अलग है कि कहीं पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर सूरज की रोशनी कम है, कहीं पे बारिश ज़्यादा है, कहीं पे बारिश कम है, कहीं पे सॉइल बहुत अच्छी है, कहीं पे सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं है। तो इस वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग वेजिटेशन अलग अलग तरीके का होता है। नेचुरल वेजिटेशन कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड ट्यूंड्रा। तो इनको एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज एवरग्रीन एंड सेकेंड वन इज डेसिडियस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की। The trees of the evergreen forest do not shed their leaves at the same time. They are divided into 4 groups: tropical, temperate, Mediterranean and coniferous. यानी कि यहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते हैं, अलग अलग टाइम पर अपनी पत्तियों को गिराते हैं, शेड करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. These forests are found in hot and wet equatorial regions. Some major areas in the equatorial regions where these forests are found are Amazon basin, the Zaire basin and Malaysia. तो ये इसके अंदर क्या होता है, गर्मी होती है और नमी वाला जो एरिया है वो होता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर मैं पूछूं एग्जाम्पल्स तो आप बता सकते हैं Amazon basin, Zaire basin and Malaysia. The high temperatures and heavy rainfall in these regions give rise to dense vegetation. बड़ा ही घना जंगल, घना वेजिटेशन होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है तो बारिश भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जब आपने देखा है, जब हमारे इंडिया में भी जब बारिश होती है तो कितनी बड़ी बड़ी घास हो जाती है, पेड़ पौधे भी अपनी ग्रोथ अच्छी करते हैं। तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर ऑफकोर्स वेजिटेशन घना हो जाएगा। तो यहाँ पर बारिश काफ़ी पड़ती है, इसलिए वेजिटेशन भी काफ़ी घना है। द मेन ट्रीज फाउंड हियर आर मेहोगनी, इबोनी, रबर, रोजवुड एंड चिंचोना. These trees have hardwood and broad leaves. They form a canopy at the top which prevents sunlight from penetrating into the forests, making them dark and damp even during the daytime. इतना घना जंगल होता है कि सनलाइट इसमें एंटर नहीं कर पाती है और दिन में भी इन जंगलों में अंधेरा रहता है। A thick undergrowth of creepers and vines can also be found in these forests. अब creepers भी उग जाते हैं, है ना भाई, जहाँ पर पानी है वहाँ पे तो हर टाइप के प्लांट्स उगेंगे, तो क्रीपर्स भी यहाँ पर उगते हैं। तो यहाँ पे ज़मीन भी अच्छी खासी हरी भरी रहती है। Temperate evergreen forests. These forests are found in warm temperate regions along the southeastern sides of the continents. Southeastern USA, China, Japan, Brazil and Australia are the main regions where these forests are found. The main trees that grow here are oak, eucalyptus, pine, camphor and bamboo. These trees have hardwood and yield valuable timber. यहाँ पर अच्छा खासा लकड़ी निकलती है इन फॉरेस्ट से, जिन लकड़ियों को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। Now Mediterranean forest. These forests are found on the western side of the temperate region. Temperate region के वेस्ट साइड में आपको ये वेजिटेशन मिल सकता है। दूसरा, वेजिटेशन को यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छे तरीके से आपको मैप दिया हुआ है, ये मैप आपको फिल भी करना है अपनी नोटबुक में। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए इस कलर का है, उसके बाद ऑरेंज टाइप का जो कलर है, पिंक टाइप का, ऑरेंज पिंक, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नाउ मेडिटेरियन फॉरेस्ट, मिड लैटिट्यूड डेसिडियस, रेड कलर का है ये जो आपका, ये वाला जो है ये हो गया आपका कॉनिफेरस। तो इस टाइप से आप ये देख सकते हैं अच्छे से कि आपका जो फॉरेस्ट है कहाँ पे किस टाइप का है। तो टेम्परेट रीजन के वेस्टर्न साइड में आपको मिलेंगे मेडिटेरियन फॉरेस्ट।
The main regions are southern European countries like Portugal, Spain, Italy, France, Greece, Turkey and Yugoslavia. Western Asian countries like Syria, Cyprus, Israel and Lebanon. Northwestern African countries like Morocco, Algeria and Tunisia. Southern Australia, California in the USA and Central Chile in South America. ये आपकी लोकेशन है जहां पर आपको मेडिटेरियन फॉरेस्ट मिल सकते हैं. These regions receive rainfall in winters and have relatively dry summers. गर्मियों में सूखा रहता है जबकि विंटर में आपको बारिश मिलेगी यहाँ पर. The trees found in these forests are evergreen and broad-leaved. They have thick barks, waxy leaves and long roots. इनकी जो roots होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, leaves waxy होती हैं. The main trees found here are fig, laurel, pine, fir, olive, cypress and maple. Citrus fruits are extensively cultivated in these regions. Now coniferous forests. These forests are found in the northern hemisphere between 55 degree and 70 degree latitudes. तो हम हेमिस्फीयर्स और डिग्री लैटिट्यूड्स के बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं. आप एटलस पर इसको लोकेट करिएगा. The main regions are southern Canada, southern Alaska, parts of Norway, Finland, Sweden, Poland, northern Russia and Siberia. These forests contain tall, straight, evergreen trees with needle-like leaves. तो यहाँ पर जो आपके पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल निडल जैसी होती हैं, मतलब पैनी होती हैं, सुई जैसी होती हैं और लंबे लंबे ट्रीज आपको यहाँ पर मिलेंगे. The trees of these forests have soft wood, which is very useful in making furniture, plywood, sports goods, paper, matchsticks.